देश में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर महिलाओं को सशक्तिकरण एवं सुदृढ़ बनाए जाने तथा सम्मानित किए जाने का काम किया जा रहा है। इसी के तहत आज वाराणसी में अपने अपने क्षेत्र में स्थापित महिलाओं से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बात की गई। तो इस अवसर पर महिलाओं ने कहा कि महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से मजबूत करना बहुत जरूरी है। महिलाओं की शिक्षा पुरुष के बराबर की जा रही है, पर महिलाओं का विकास नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनकी शादी कर दी जा रही है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं को राजनीति में सक्रिय करने के लिए 33% आरक्षण की तारीफ की है। कहा कि इससे महिलाओं की भागीदारी राजनीति में सक्रिय होगी। उन्होंने कहा कि आज भी राजनीतिक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी, प्रतिभा सिंह पाटिल जैसी महिलाएं नाम कमा रही हैं। वहीं आरक्षित की बात किए जाए तो कल्पना चावला जैसी महिलाओं का नाम सामने आता है। हमें महिलाओं को सशक्तिकरण एवं सुदृढ़ बनाने जाने के लिए आगे ज़रूर करना चाहिए। आज महिला इंटरनेशनल डे के दिन मुझे ये कहना है कि लड़कियों का उत्थान के बारे में हमें हमेशा सोचना है, चाहे वो उत्थान हो सामाजिक या आर्थिक या फिर उसका हो राजनीतिक। हम लोग नाम तो लेते हैं, उनकी प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन उसको हम लोग आगे बढ़ाते नहीं हैं। जैसे कि लड़कियों की शिक्षा लड़कों के बराबर होती तो है, लेकिन लड़कियां शादी कर दी जाती हैं और आगे उनका नहीं हो पाता है। इसलिए वो पढ़ाई वहीं पे बंद भी हो जाती है शादी होने के बाद। तो हमें देखना है कि लड़कियों का कैसे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाएं और पढ़ाएं उनको। अभी आप देश में एक बड़ा परिवर्तन है कि इस समय नारी शक्ति बंधन में आकर हमें प्रधानमंत्री मोदी ने 33% का रिजर्वेशन दिया है। ये समझने की बात है कि समाज में उत्थान हम लोगों का किया जा रहा है और उसके ऊपर सभी का ध्यान है कि लड़कियां भी उसी हिसाब से आगे बढ़ें, महिलाएं भी काम उसी तरह से करें जैसे लड़के कर रहे हैं। और ये तो आप हम लोग के सामने उदाहरण है कि जहाँ कल्पना चावला इतना बड़ा काम अंतरिक्ष पे कर ले गई और द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हमारे यहाँ हैं, ये सारी महिलाएं हैं। निर्मला सीतारमण, प्रतिभा पाटिल, कोई ऐसी लेडी नहीं है जो राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से आगे नहीं है। इस समय प्रियंका गांधी का नाम लीजिए और सबसे ज़्यादा तो नाम इस समय ममता बनर्जी का लीजिए, जो सारे लोगों को अपोजिशन में होते हुए भी आगे बढ़ गए। तो हम लोग को हमेशा नारी के बारे में सोचना है और मैं तो हमेशा सोचती आई हूँ, क्योंकि मेरा तो मेन मकसद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहाँ लड़कियों को आगे बढ़ाना है। चाहे वो हमारे अस्पताल में पैदा हो रही हैं उसमें हम मिठाई खिलाएं, चाहे अभिभावक को ये बताएं कि कोई भी महिला पीछे नहीं है। इस लड़की को होने पर आप कभी भी ये मत सोचिए कि अगर लड़का होता तो ज़्यादा ही अच्छा होता। तो इनको आगे बढ़ाना है। नारी सशक्तिकरण में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमेशा उनको सशक्त करने के लिए कोई न कोई गुण हम बताते ही रहते हैं। तो ये चलता आ रहा है और हम लोग को हमेशा इसी तरीके से अपने ध्यान देना है इस चीज़ में कि लड़कियां पीछे न रह जाएं। सब कुछ होते हुए भी लड़कियों का समानता हम लोग नहीं कर पाते हैं। आज भी लड़कियां अपने घर में हिंसा के पात्र बन रही हैं। कोई भी लड़के उनको किसी भी तरीके से अपने समय लगी समझने के लिए तैयार नहीं हैं। और लेकिन हम लोग को आगे बढ़ना होगा और आज के तारीख में ये हमेशा कहना होगा कि लड़के लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देशवासियों को, देश की आधी आबादी, सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ आज इस दिवस की। और मुझे लगता है कि इस दिवस की बधाई और इसको मनाने में वही है जब हमारी देश की महिलाएं सशक्त हों और जो कहा जाता है कि उनको बराबरी का, क्योंकि हम आधी आबादी हैं, तो पुरुषों के साथ जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है और उन्होंने अपनी ज़्यादातर नीतियों में महिलाओं को ही आगे रख कर के जो योजनाएं और नीतियां बनाई हैं, जिसका आज परिणाम है कि महिलाएं हर फील्ड में, हर सेक्टर में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रही हैं। सरकार जिस तरह से महिलाओं के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान लाया है, महिला सशक्तिकरण का अभियान लाया है, बहुत से ऐसे अभियान, तो अभी और सरकार को महिलाओं के लिए क्या विशेष करना चाहिए? देखिए, 10 वर्षों में जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं, तब से देश ने जो एक गति पकड़ी है
विकास की और आर्थिक प्रगति जो देश की हुई है, उसमें महिलाओं को भी उतनी ही जगह दी गई है और उनको भी उतना महत्वपूर्ण स्थान मिला है, जिसके चलते हमने देखा है कि सरकार ने जब ये सरकार आई थी तो पहला नारा ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरुआत हुई थी महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में। और आज आप देखें तो जो तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, आवास हो, गरीब कल्याण हो और तमाम लखपति दीदी है, और जो आज आवास है वो भी आज देखिए महिलाओं के नाम पर है। और प्रदेश की भी कई योजनाएं जो हैं, जो सुमंगला कन्या सुमंगल योजना, तो जितनी भी आप देखिए जो योजनाएं हैं जो महिलाओं को प्रतिदिन मजबूत बनाने के लिए इन 10 वर्षों में करते करते आज हम यहाँ तक आए हैं कि आज देखिए जो साक्षरता जब बढ़ी है, उनकी शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, साक्षरता बढ़ने से आज शिक्षक जो है महिलाएं शिक्षा क्षेत्र में 50% आज आगे हैं। और जो नौकरी और कारोबार करने वाली महिलाएं हैं उनकी भी प्रतिशत 14% से बढ़कर के 32% हुआ है। और मुझे लगता है कि ये सब सरकार की जो नई नीतियां हैं जो मुख्यतः महिलाओं को लेकर के बनाई जा रही हैं और निरंतर नया अपडेट किया जा रहा है, ये उसी का परिणाम है कि आज महिलाओं को सचमुच में उनकी जो है, और सबसे जो इन सब के साथ जो सबसे बड़ा एक कदम इस सरकार का सराहनीय कदम रहा वो 33% महिला आरक्षण का रहा, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अभी तक अगर हम देखें तो जो आंकड़े हैं वो 15% ही है। हमारी संसद में जो भागीदारी है वो केवल 15% है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुसार जो वो महिलाओं को देख करके सोचते हैं, आने वाले समय में ये 33% आरक्षण जो है वो भारतीय राजनीति में एक नए आयाम लिखेगा। और महिलाओं को मुझे लगता है कि समान अवसर राजनीति में अन्य जगह तो वो अपनी काबिलियत और अपनी जो उनकी टैलेंट है उसके अनुसार वो कंपटीशन करके आगे बढ़ ही रही हैं, लेकिन राजनीति जो कि एक पुरुष मानसिकता वाला एक प्रोफेशन माना जाता रहा है, उसमें भी हम देखेंगे कि ये 33% आरक्षण की बदौलत आज उसमें भी अब बहुत बड़ा बदलाव आगे देखेंगे। क्या कहेंगी और दीदियों से, महिलाओं से, बच्चियों से कि और अपने देश को कितना आगे बढ़ा सकें, क्या संदेश है? सभी से मेरा ये आह्वान है कि देखिए आप महिला हैं और अपने आप में ही, क्योंकि ये देश महाभारत रामायण काल से जो जाना जाता है तभी से ही महिलाओं को बड़ा विशिष्ट स्थान मिलता रहा है। और देवी देवताओं में भी आप देखें तो महिला जो देवियां हैं उनकी हम उपासना जो करते हैं वो सबसे ऊपर मानी जाती हैं। तो हमारे देश की संस्कृति ही है कि महिलाएं हमेशा बड़ी पूज्य स्थान पर और बहुत मजबूत स्थान पर शुरू से रही हैं। हाँ, बीच में ज़रूर कुछ उसका छार हुआ था और कहीं ना कहीं ये स्थिति कुछ बिगड़ी थी, परंतु अब हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार की जो मंशा है उसके चलते अब आपको बहुत ही अच्छे अवसर मिल रहे हैं। और मैं सभी से ये अपील करूँगी कि इन अवसर का आप अपने हाथ से जाने ना दें और अपनी जो आपकी जो काबिलियत है, आपके जो गुण हैं, जो नैसर्गिक गुण हैं आप में, आप फाइटर हैं, आप जो है एक माँ, बेटी और एक बहू, पत्नी सभी के रोल निभाते हुए आप आगे बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी सरकार से अवसर अब मिल रहे हैं उसको लेने में अब ना चूकें और अपने साथ, अपने परिवार, अपने प्रदेश, अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करें। देखिए, बहुत ही सुंदर संजोग है कि आज जो है महाशिवरात्रि का पर्व भी है और दूसरी तरफ जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। दोनों ही पर्व एक साथ पड़े हैं और हम सब इसको बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज सुबह ही मैंने महाशिवरात्रि के लिए मंदिर जा कर के शिव जी की पूजा अर्चना करी और उसके बाद मैं ड्यूटी भी वापस आ गई हूँ। और आज का जो हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कोड है, पर्पल और वाइट कलर का जो है थीम था, उसको मैंने धारण किया है और सुबह जो है दर्शन पूजन के बाद मैं यहाँ आई। पर एक अनुभव मुझे आज हुआ जो कि मुझे कुछ ना कुछ अनुभव हो जाता है, शायद मेरे अंदर ऐसा कुछ है जो मैं अपने कार्य के साथ साथ कुछ चीज़ों को ध्यान देती हूँ। मैंने देखा कि पिछले इतने सालों से 9-10 सालों से लगातार ही हम लोग राष्ट्रीय परिधान के उन्नयन के लिए कार्य कर रहे हैं और बड़ी मेहनत पड़ती है अपने प्रोफेशन के अलावा अलग हट के इस कार्य को करने में।
बहुत मेहनत भी लगती है, ऐसा नहीं कि इस कार्य में मेहनत नहीं लगती। तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि ज़रूर जन जागरण इससे होता होगा, पर जब हम अपने कार्य में असफलता को पाते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। कुछ ऐसा ही आज मुझे फेस करना पड़ा। मैं पैदल जा रही थी साड़ी पहनकर और हाथ में जो है फूलों की थाल लेकर के, और भी महिलाएं मुझे जाती हुई दिखीं। श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी, मुझसे भी ज़्यादा श्रद्धावान महिलाएं जा रही थी, क्योंकि हम सब तो साइंस वाले हैं, धीरे धीरे पूजा पाठ की विधि विधान सीखे हैं। पर लोग पूरी श्रद्धा के साथ लोटा कमंडल सब लिए हुए चले जा रहे थे। पर एक जिस बात का मुझे व्यक्तिगत जो दुख होता है, जो पर्सनली जिस बात का दुख होता है, वो ये है कि लोग कोई भी ऐसी महिला नहीं थी, और वो भी हमारे बनारस जैसे शहर में, जिसने साड़ी पहन रखी। सब लोग पलाजो पहने हुए थे। कारण क्या सबके घुटनों में दर्द रहता है? 20, 30, 35, 40 की उम्र में ही लोगों के घुटने में दर्द उतर आता है। तो घुटने में दर्द उतर आता है तो उसका इलाज करिए ना। इसका समस्या का हल ये तो नहीं है कि आप जो है पलाजो पहन के भागे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। क्या हमारा सनातन धर्म हमें इसी चीज़ के लिए कह रहा है? हम आज सनातन धर्म की दुहाई दे रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। सनातन धर्म के लिए कार्य करते करते हमारे हिंदू मुस्लिम में भी आपस में हो जा रही है कई बार, ये सब भी हम फेस कर रहे हैं। पर क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है कि हम किस तरह से सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं? अरे सबसे पहले तो सनातन धर्म में हमारी वेशभूषा आती है, और हिंदू वेशभूषा में हमारे राष्ट्रीय परिधान है, उसको न पहन के हम बस लोटा कमंडल लिए भागे जा रहे हैं। तो जो हम पूजा करते हैं वो तो हमने अपने स्वार्थ के लिए करते हैं ना, कि हमारा घर परिवार ठीक रहे, हमारा सब कुछ ठीक चले। हम पूजा अर्चना श्रद्धा जो भी करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, न हम महादेव के लिए करते हैं न देश के लिए करते हैं। तो क्या थोड़ा सा कार्य हमें देश के लिए नहीं करना चाहिए? सारी जिम्मेदारी क्या हमारे प्रधानमंत्री जी की है? तो इतना सा आप लोग नहीं कर सकते कि त्यौहार के दिन जो है धार्मिक पर्व के दिन आप जो है साड़ी धारण कर सकें भगवान के मंदिर में जाने के लिए? तो बहुत मुझे दुख होता है। पर्सनली हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, भारत आज़ाद है, और परिधान जैसी चीज़ पे तो आप कमेंट कर ही नहीं सकते, आपको कोई अधिकार नहीं। पर दुख होता है, मैं सुबह से ही दुखी हूँ इस बात को लेकर के कि ऐसे कैसे आप जो है पलाजो पहन कर जो है, और दूसरी तरफ आपको सनातन के पीछे पड़े हुए है ना। मेहनत करें प्रधानमंत्री जी, क्रेडिट आप सब लेते हैं और करना भी कुछ नहीं है। तीसरी चीज़ मैं एक और कहना चाहूँगी कि जैसे लोग कहते हैं कि हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या करना है, और आज के दौर में आपको साड़ी पहनना भी तपस्या ही लगता है, तो ये तो और भी अच्छी बात है। अगर ये आपको तपस्या लगता है तो फिर हिमालय पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसी तपस्या को ही कर डालिए ना, इस तपस्या को ही कर डालिए। सब लोग तप के रूप में साड़ी को धारण करिए और फिर महादेव का दर्शन करिए। मेरे लिए ये रूटीन है, मेरे लिए बहुत आसान बात है, मेरे लिए शौक़ है। पर आपको अगर ये तपस्या लगता है तो तपस्या के ही रूप में करिए इसको, पर करिए तो। मैं बात की जाए तो क्या ये वाकई हमारा भारत देश जो है क्या धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता की तरफ अग्रसर हो रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया कि बहुत मेहनत करने के बाद भी मैं पश्चिमी सभ्यता को जीत नहीं पा रही हूँ। ब्रिटिश कहीं ना कहीं हमें हरा गए और अभी भी हम हार गए हैं। आज तो मैं बहुत हारा हुआ महसूस कर रही हूँ, और मेरी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुँचनी चाहिए। जैसे हम किसी बीमारी के लिए हम डॉक्टर्स जब कार्य करते हैं तो सिर्फ बीमारी पर का ही इलाज नहीं करते हैं, साथ में जितने फैक्टर्स उससे संबंधित हैं उसको भी दूर करते हैं, तब हमारा मरीज़ पूरी तरह ठीक होता है। उसी तरह से अगर सनातन धर्म को प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जो कमियां हैं उस पर भी उन्हें कार्य करना पड़ेगा। ये नहीं कि वो स्त्रियों से, वो पुरुष हैं तो स्त्रियों से कोई आह्वान नहीं कर सकते, कोई जो है रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि जो है उन्हें क्या करना चाहिए। वो अगर वो रिक्वेस्ट करें, वो कहें तो ज़रूर स्त्रियों पे असर पड़ेगा। पूरी तरह से जो है हमारे देश की हिंदू स्त्रियां जो हैं वो सूट को समर्पित हो गई हैं, सलवार सूट को, प्लाजो को। कैसे देश आगे बढ़ेगा? और ख़ास करके हमारी जो ये प्राचीन शहर काशी है उससे तो मुझे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं बहुत ही ज़्यादा आज निराश हुई हूँ। तो मेरी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचनी चाहिए। ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करना है जैसे, लेकिन हर चीज़ का जैसे प्रमोशन हो रहा है तो उन्हें ये तो कहना है कि सनातन धर्म के लिए आपको वेशभूषा भी सुधारनी है और आपको हिंदू वेशभूषा भी तो धारण करनी है। क्या कहेंगी आज की महिलाओं के लिए? बस यही कहूँगी आज की महिलाओं के लिए। निराश हूँ, मैं किसी से नाराज़गी नहीं व्यक्त कर रही, पर विनम्र निवेदन कर सकती हूँ कि कम से कम आप सब कहते थे कि हम धार्मिक पर्व के दिन जो है साड़ी पहन लेते हैं, तो कृपया जब आप ईश्वर के दर्शन करने जाएं और अगर आप हिंदू महिला हैं तो उस दिन तो साड़ी धारण कर ले। कब करेंगे धारण? समाचार दर्शन।